नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामीण भारत चैनल के कार्यक्रम स्वास्थ्य समाधान में और मैं हूं जितेंद्र मालविया। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं हाइपरटेंशन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर आजकल काफ़ी आम हो गया है। भारत में 8 लोगों में से एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। इसी समस्या पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भोपाल यूनानी मेडिकल महाविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर नसीम खान। डॉक्टर नसीम, आपका स्वागत है ग्रामीण भारत चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम जी, सबसे पहले आप बताइए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, ब्लड प्रेशर को अगर हम मेडिकली इसमें डिफाइन करें तो ये हमारे ब्लड का आर्टरियल वॉल पर पड़ने वाला प्रेशर है। यानी कि हमारे आर्टरीज में ब्लड जितने प्रेशर से टकराता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर कितना तरह का होता है? देखिए, मेनली ब्लड प्रेशर को 2 तरह से मेडिकली में डिफाइन किया गया है। एक कहते हैं हम इसको प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक कहलाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को कहते हैं जब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो और आपको कॉज ना मालूम हो, तो हम इसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जब हमें मालूम होता है कि हाँ, इस वजह से ब्लड प्रेशर इंसान का बढ़ा हुआ है, तो फिर वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। जी, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? देखिए, एक नॉर्मल इंसान का अगर ब्लड प्रेशर समान है तो 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। आम जबान में इसको कहा जाता है कि ऊपर वाला प्रेशर और नीचे वाला प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 139 यानी कि अगर 140 से कम है तो आप इसको कह सकते हैं कि हाँ, अभी ये हाइपरटेंसिव कंडीशन तो नहीं बनी है लेकिन बन सकती है। तो नॉर्मल प्रेशर को माना जाता है 120 ऊपर वाला, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और आइडियली 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। यानी कि रेंज में 120/80, जो कि सबका थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकता है, लेकिन इसी रेंज में यानी कि 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर ना हो, 139 से ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ना हो, तब हम इसको नॉर्मल प्रेशर कह सकते हैं। ब्लड प्रेशर कितनी घातक बीमारी है? देखिए, अगर हम इसको अगर आम लफ्ज़ में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है एक स्लो पॉइजन की तरह है। ऐसे अचानक ब्लड प्रेशर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये ब्लड प्रेशर जब सस्टेन करता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जब बॉडी सस्टेन करता है, बहुत दिन तक रहता है, तो फिर वो आपके पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है और वो हर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है। और इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होने वाला ऑर्गन जो है, जिसको हम किडनी कहते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ओके, अब ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं और हमें मतलब इसको किस तरह जाने? देखिए, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि हाइपरटेंशन का बहुत आम लक्षण होता है सर दर्द। अगर किसी इंसान को बहुत दिन से सर दर्द है तो उसको ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। समटाइम कभी ऐसा होता है कि सर के चक्कर भी आ सकते हैं। बहुत से मरीजों को बहुत तेज़ी से पसीना आता है तो ये सारे लक्षण होते हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करते हैं, और इंसान फिर आपको ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर होता है लेकिन उसके लक्षण नहीं होते। तो अगर कोई लक्षण नहीं भी हो तो मेरी ये सलाह है कि आप ब्लड प्रेशर हर मंथ कम से कम एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। ओके। ब्लड प्रेशर हाई या लो होने के क्या क्या कारण हैं? देखिए, इसमें अगर हम पहले हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात करें कि वो ज़्यादा कॉमन यही है। लो ब्लड प्रेशर बहुत कम लोगों को होता है और फिर उसकी एक अलग मेडिकल कॉज होते हैं, कोई ना कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की आम वजह जो है आज की जो दिनचर्या है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हाइपरटेंशन का। और हमारी जो खान पान है, जिससे आप ज़्यादा अगर चर्बी वाली चीज़ खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, ये जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और अदर चीज़ों को बढ़ाना शुरू करता है तो आपको ऑब्वियसली हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। तो अगर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, वरना ये वजह बनती है। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किस उम्र में कितना होना चाहिए, और ये मतलब सभी के लिए नॉर्मल होता है या फिर बुजुर्ग है या बड़े हैं या बच्चे हैं तो उन पर कोई इफेक्ट डालता है? देखिए, मेडिकल टर्म में अगर कहें तो हर उम्र के बच्चा हो या फिर एडल्ट हो या फिर एल्डर हो, या इवन लेडीज़ हो, फीमेल हो, तो प्रेशर के कुछ अलग अलग रेंज हैं। जैसे अगर हम कहें कि अगर कोई 65 ईयर का आदमी है और उसका ब्लड प्रेशर 140 है तो भी वो आप उसको नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन किसी यंग का पेशेंट का है तो फिर आप उसको नॉर्मल नहीं कहेंगे। तो ये थोड़ी सी रेंज है जो बच्चों में, बड़ों में और फिर अलग अलग होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डिमार्केशन लगाया है। ब्लड प्रेशर के जोखिम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है, मतलब किस हद तक?
अगर देखा जाए तो ब्लड प्रेशर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जिसको हमें बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर तो होता है लेकिन वो उनके लिए तवज्जो नहीं देते, वो उस पर लगता है कि नहीं सब चलता है, लेकिन उसके जो घातक परिणाम हैं या हम उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंस बहुत ही ज़्यादा घातक है। सबसे पहले अगर हाई ब्लड प्रेशर में बताऊँ, अगर आप कंटिन्यूस किसी को बहुत दिन तक है तो इससे सबसे पहले क्या होता है, इससे आपके दिल जो है वो बड़ा हो जाता है जिसको हम कार्डियोमेगाली करते हैं। उसके बाद जो है उसको CHF हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल्योर हो सकती है। ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। ब्रेन हैमरेज तक होता है। अगर किसी की कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा 250-300 तक गया तो क्या होता है कि ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं वो फट जाती हैं, जिसको हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं, और फ़ौरन ही डेथ या पैरालिसिस हो जाती है। ये बहुत आम है। बीपी कम होने के कारण लक्षण या बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं? बीपी का जो सबसे आम कारण कम होने का कारण होता है उसको हम लोग कहते हैं मेडिकल टर्म में हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब होता है कि जब आपके बॉडी से पानी जो है कम हो गया हो, वो एज ए ब्लड के फॉर्म में भी होता है। हमारे पूरे बॉडी में करीब 5 लीटर तक ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा होता है। अब अगर किसी वजह से मान लीजिए इंजरी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया उसका किसी एक्सीडेंट में, तो फिर उसका ब्लड प्रेशर फ़ौरन ही लो हो जाएगा। या किसी ने सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, उसने वाटर इनटेक नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है ब्लड में अब पानी की कमी है, तो उसको हम हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है नीचे गिरने लगता है। सम टाइम ऐसा शॉक में भी होता है, किसी चीज़ को अगर किसी इंसान को शॉक लगे तो उसको हम कहते हैं, उस वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिया होता है, डायलेशन हो जाता है पूरे बॉडी में, उस वजह से भी तो लो ब्लड प्रेशर के ये मुख्य कारण है, जिसमें एक अंडर न्यूट्रिशन मतलब अगर इंसान पौष्टिक आहार नहीं ले रहा है और उसके बॉडी में प्रोटीन्स नहीं है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। प्रोटीन का एक बड़ा रोल है, एल्बुमिन का, तो उसके वजह से क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा। तो उसका हमको इलाज क्या करना पड़ेगा, उसको फ़ौरन ही फ्लूइड इंटेक ज़रूरी होता है, सम टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज़रूरी होता है। जिस तरह की टेंडेंसी डिग्री रहती है उसी तरह से हमें इलाज करना। सम टाइम अगर आप एक कॉफ़ी भी पी लें तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है अगर लो हो रहा है। तो एक ऐसे मरीज़ को, जैसे घर पे है किसी आपके बुज़ुर्ग हैं, उनको अगर लो हुआ और आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो हमें ज़रूरत इस बात की कि ऐसे घर की ही चीज़ें दें जिससे उसका ब्लड प्रेशर बढ़े। अदरवाइज फिर वो दूसरी कंसिक्वेंस हो सकती है, हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो आप उसको एक कप कॉफ़ी दे दें या कहें कि अंडा खिला दें, तो इससे उसका बीपी जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है और वो सर्वाइव करता है। नसीम जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर में कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, और मतलब ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई लो या कितना घातक हो सकता है? देखिए, आज के डाटा के हिसाब से ये सबसे मुख्य कारण है जी। मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बताऊं कि अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारा बीपी बढ़ेगा। क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर ब्लड का आर्टरीज पे प्रेशर लगने वाला, जिस फोर्स से वो प्रेस करता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो हार्ट उसके साथ इन्वॉल्व होता है। अब आप देखिए कि आपके धमनियों में, आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होगा कि वो उसके पाइप जो होंगे या उसके जो नली होगी उस पर जमा हो जाएगा, और फिर जब वो ब्लड गुजर रहा होगा उससे, तो उसको गुजरने में प्रॉब्लम होगी। जब ब्लड को पास करने में प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। इससे आप आसान लफ्ज़ों में समझें कि जैसे हम चाहते हैं कि एक पाइप से पानी गुजारे, तो अगर वो पाइप में कुछ नहीं होंगी चीज़ें तो उसमें आसानी से पानी क्रॉस कर रहा होगा। हमारी धमनियाँ भी इसी तरह से और अगर उसमें कुछ गंदगी हो गई है, जमा हो गई है, तो फिर वो पानी को क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, तो प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। तो ये एक मुख्य कारण है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वो आपके बीपी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान है उसका। धूम्रपान और वजन बढ़ना, और साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे तनाव में रहना, ये ब्लड प्रेशर को कैसे, स्ट्रेस, ये ब्लड प्रेशर को कैसे अनियंत्रित करता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। धूम्रपान, स्ट्रेस। देखिए, धूम्रपान तो एक बिल्कुल मेडिकली प्रूफ है कि जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में वो तंबाकू बहुत ही सहायक होती है। इसके इंटरनल सिंपैथिक, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। और दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा स्ट्रेस, स्ट्रेस वो चीज़ है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। हमें कभी कभी तो ये इंटेंसली होता है, जैसे आपको किसी वजह से गुस्सा आ गया, तो आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो ना हो, लेकिन उस वक्त अगर आपका प्रेशर जांच किया जाए तो वो प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा, लेकिन आपका जब गुस्सा खत्म हो जाएगा तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। तो अब एक आप ये इंसान समझ लें कि आदमी स्ट्रेस में है, बहुत प्रॉब्लम में, तो क्या होता है, कोई बॉडी में कुछ हार्मोनल रिएक्शन होते हैं स्ट्रेस की वजह से।
जिसमें कुछ हार्मोन्स निकलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, बीपी को बढ़ाना। बीपी को इसलिए बढ़ाते हैं कि आप स्ट्रेस से लड़ सकें, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या हैं कि अगर कंटिन्यूअस बीपी बढ़ा रहेगा तो वो बीमारी है। तो सबसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ये मुख्य कारण है। आज की दिनचर्या हम देख ही रहे, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है सुबह से शाम तक, और स्ट्रेस में है इंसान। जैसे अभी कोरोना का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होता है कि ब्लड प्रेशर उसको बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर जाता है, स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे धूम्रपान हो, या आपकी दिनचर्या जो है वो नॉर्मल नहीं हो जैसी होनी चाहिए। जैसे आपका बहुत ज़्यादा रेस्ट में है, तो रेस्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेस्ट में है तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जो धमनियाँ होंगी वो संकुचित होंगी, तो उसके वजह से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा। इसके लिए भी आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी वो धमनियाँ जो होंगी ओपन रहेंगी, खुली रहेंगी, तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ स्मोकिंग की बात की है तो मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा, जैसे जो लोग शराब का सेवन करते हैं और साथ साथ में शराब के साथ नॉनवेज है, अंडे है, इन सब के खाने से भी ब्लड प्रेशर पे कोई असर पड़ता है? देखिए, ब्लड प्रेशर का सीधा रिलेशन है आपके, मैंने बताया, जब आप नॉनवेज खा रहे हैं ज़्यादा, तो जितना नॉनवेज खाएंगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उतने ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, उतने फैटी एसिड बढ़ेंगे, तो वो सब जाके कहीं ना कहीं जमा होंगे, और जमा होंगे तो आपकी धमनियों को संकुचित करेंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा। ये डायरेक्ट रिलेशन। और शराब के सेवन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि शराब जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करती है ब्रेन पर और लीवर पर। तो क्या होता है कि ब्रेन जो है वो सिग्नलिंग देता है पूरे बॉडी को, मेन ऑर्गन वही है जो पूरे बॉडी को चलाता है। तो अगर आप ब्रेन के काम को डिस्टर्ब करेंगे किसी भी नशा से, तो फिर वो पूरे बॉडी में इफेक्ट डालेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा रहेगा। बहुत सही कहा आपने। हाई और लो ब्लड प्रेशर का इलाज हम कैसे करें? देखिए, एक मैं इसमें बताऊं कि ये एक मैनेजमेंट है, और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर का डिपेंड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा चेकअप हो, डायग्नोसिस हो कि हाँ हमें हाइपरटेंशन है, पहले हम इस बात को रियलाइज़ करें। अब उस हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपके खान पान को सुधारना है, दूसरे आपको दिनचर्या को सुधारना है, तीसरा आपको मेडिकेशन करना है, यानी कि दवाइयाँ लेनी है। जब आप ये तीनों चीज़ प्रॉपरली करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूँ वर्कआउट को, है ना। हमारी बॉडी जो है वर्कआउट के लिए बनी है, यानी कि काम करने के लिए बनी है। आप इसे बहुत ज़्यादा आराम नहीं दे सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर 45 मिनट 30 मिनट रोज़ चलते हैं। दूसरी बात, अगर आपका वेट अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना ही होगा। वेट अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ है तो ये ऐसा है कि अगर आप 10 किलो वेट कम करेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रेशर भी कम होगा। तो जो लोग मोटे होते हैं उनको सबसे पहले एडवाइस होती है कि आप अपना वेट कम करें। दूसरे, आप जो है रोज़ जो है कम से कम एक्सरसाइज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करें, यानी कि तेज़ी से चलें कि पसीना आ जाए, जिससे आपकी बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह की उससे रिलीज़ हो और वो ख़त्म हो। तीसरी चीज़ है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ा रहेगा तो उसके लिए कई दवाएँ आती हैं जो कई तरह से काम करती हैं। अगर मैं मेडिकल टर्म में बताऊं तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आते हैं डायरेटिक्स, उसके लिए आते हैं एसी ब्लॉकर, उसके लिए आते हैं बीटा ब्लॉकर, उसके लिए आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये अलग अलग तरीके से बीपी को कंट्रोल करती हैं और ये इफेक्टिव दवाएं हैं जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में काम आती हैं। जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, लोग इतने दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे, तो जो किस तरह की दिनचर्या के कारण जो ब्लड प्रेशर है वो बिगड़ता है? देखिए, अगर कोई भी चीज़ डिसिप्लिन नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर पे सबसे पहले इफेक्ट हमारे प्रेशर पे आता है। अगर हम सुबह सुबह उठ करके और बहुत तेज़ी से भाग दौड़ काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम सारे दिनचर्या अपने स्कूटर और गाड़ी पे बैठ के कर रहे हैं तो क्या होगा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगी वो। भले आप जितना भी दौड़ें, लेकिन आपके अगर मसल्स रिलैक्स नहीं हो रहे हैं, वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं कि इसमें मेडिटेशन और योगा का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके ब्लड प्रेशर बहुत हद तक मेंटेन रहता है। जो लोग योगा करते हैं, जो लोग हल्की एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग सुबह उठते हैं, जैसे एक हमारे इसमें भी है कि भाई आप सुबह उठें सूरज निकलने से पहले। हर इसमें रिलीजन में आप देखेंगे कि उसका एक अलग महत्व है। तो आज हमने ये सब छोड़ दिया है, इस वजह से हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। भाई आप सुबह उठें, 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालें अपने पर्सनल वर्कआउट के लिए, फिर आप नाश्ता करें, फिर आप ऑफिस जाएं, और फिर एक सर्टेन टाइम पे आगे नींद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। जिस लोगों के भी आजकल मोबाइल है और बहुत सारे कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो अगर नींद आपकी अगर पूरी नहीं होगी, 8 घंटे 6 घंटे की नींद नहीं पूरी हुई, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं,
तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं डॉक्टर नसीम जी इसी में एक अपनी बात कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनका खान पान किस तरह का होना चाहिए। अभी आपने जैसे सोने का बताया और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो खान पान किस तरह का होना चाहिए? देखिए, एक वर्ड में मैं कहूँ तो हाइपरटेंसिव मरीज का खान पान वेज होना चाहिए, पहली बात। क्योंकि जितने भी नॉन वेज हैं, नॉन वेज पहले इसमें ही मना कर देते हैं कि आप नॉन वेज नहीं लेंगे, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और इससे बीपी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़। अगर वेजिटेरियन है इंसान और अपने पौष्टिक आहार ले रहा है, यानी कि उसको प्रॉपर मिनरल्स भी ले रहा है, प्रोटीन भी ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहा है, तो फिर उसको ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में आसानी रहेगी। तो अंडे भी इसमें मना है? देखिए, अंडे खा सकते हैं आप, वाइट पार्ट खाएं जी, योक ना खाएं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और फिर वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। तो वाइट पार्ट बहुत लाभदायक होगा, ये येलो पार्ट ना लें, आराम से खा सकते हैं। और एक बात, आज किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए आप अंडा रिकमेंड कर सकते हैं, वो उसके प्रेशर को मेंटेन कर सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि एक्सरसाइज और योगा करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा। अब मैं इसमें आपसे और पूछें, ऐसी कोई और एक्सरसाइज है जिससे घर पर रहकर या करके वो थोड़ा सा और अपना ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकें? देखिए, घर पे रह करके अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज इक्विपमेंट है, जैसे आप ट्रेडमिल पे चलते हैं या तो साइकिल चलते हैं स्टैंडिंग साइकिल पर, तो बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं है तो फिर अगर आप सिंपली पीटी करते हैं तो भी बहुत बेहतर है ना। योगा के कुछ प्राणायाम करते हैं या फिर और ज़्यादा करते हैं, वो भी बेहतर है। और सबसे पहले घर पे रह गए, आपने एक बात कही कि घर पे रह करके सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस से दूर रहें, क्योंकि हमारे घर और ऑफिस दो जगह ऐसी होती है जहाँ हमें स्ट्रेस मिलता है। हमें ऑफिस में भी स्ट्रेस मिलता है और घर में भी स्ट्रेस मिलता है। तो घर का माहौल अगर अच्छा है, ये मैं स्पेसिफिकली गृहिणियों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है मेल में ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर घर का माहौल अच्छा है और वो एक अच्छे फैमिली इन्वायरमेंट है, बच्चे और बीवी और जो हस्बैंड है वो एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लाभदायक होता है बीपी को मेंटेन करने में। अब किसी घर का माहौल अच्छा नहीं है, वहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कई तरह की टेंशन हैं, तो ऑब्वियसली वो हाइपरटेंशन में बीमारी जो है वो हाइपरटेंशन के रूप में दिखाई देगी। ये थे डॉक्टर नसीम जी, जिन्होंने हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारी हमें बातें बताई है। मैं डॉक्टर नसीम जी से बोलना चाहूँगा कि ग्रामीण भारत के चैनल एवं दर्शकों को आप हाइपरटेंशन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे एक ही मैसेज रहेगा, हाइपरटेंशन से बचना है तो एक सबसे बड़ा सूत्र है कि टेंशन मत लीजिए। अगर आपने टेंशन ली तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी। चीज़ों को बहुत ईजी लें, अपने दिनचर्या का ख्याल रखें, नॉन वेज का इस्तेमाल कम करें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। ये हाइपरटेंशन से बचने का सूत्र है। साथियों, ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों में से एक है। इस हालत में धमनियों से बहने वाले खून की रफ्तार सामान्य से ज़्यादा या कम होती है। आमतौर पर अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 से ज़्यादा हो या 110/70 से कम हो तो आप ब्लड प्रेशर से प्रभावित माने जाएंगे। डॉक्टर नसीम, आपने हमारे दर्शकों को जरूरी जानकारी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज के अंक में इतना ही। हम आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं बस अपने जो स्टूडेंट को एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये मैंने जो बुक लिखी है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे, इस बुक में वो चीज़ें हैं जो मैं अपने एंट्रेंस के टाइम अपनी तैयारी के लिए तैयार किया था। मेरे ये नोट्स हैं, जब मैंने इसको तैयार किया और कॉपी पे लिखा और फिर एंट्रेंस टेस्ट दिए, तो मैंने 3 बार MD का टेस्ट दिया और उसमें एक में हमारी 4th रैंक, एक में 7th रैंक और एक में 16 रैंक आई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है अपने स्टूडेंट्स के लिए भी लिखना और उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सके। तो इस बुक का मकसद क्या है कि एंट्रेंस टेस्ट हमारे स्टूडेंट्स निकाल सके और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में MD MS कर सके।